नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं झारखंड अपडेट के करंट अफेयर्स के आज के इस सेशन को, जो कि 6 जनवरी 2025 का ये सेशन है। इस सेशन में हम लोग झारखंड करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। झारखंड करंट अफेयर्स में कुछ प्रश्नों को हम लोग देखेंगे जो करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें 5 प्रश्न हैं जिसे हम लोग पूरे डिटेल में देखेंगे उनकी व्याख्या को। इसके अलावा कुछ प्रश्नों को हम लोग, जो पुराने प्रश्न हैं करंट अफेयर्स के, उसे हम लोग वन लाइनर्स के फॉर्म में रिवाइज करेंगे। इसके अलावा एक अभ्यास प्रश्न भी है सेशन के अंत में, जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं और आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो दोस्तों चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के इस सेशन को, और सेशन की शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से, जो मैंने पिछले सेशन में पूछा था। और यह प्रश्न था, झारखंड के किसानों की किस योजना के तहत 2 लाख रुपए तक की कृषि ऋण माफ़ किए गए हैं? किसान क्रेडिट कार्ड योजना, कृषि ऋण माफ़ी योजना, फसल राहत योजना या कृषि आशीर्वाद योजना? दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड सरकार जो किसानों की ऋण माफ़ कर रही हो वह एक योजना के तहत कर रही है, और यह जो योजना है कृषि ऋण माफ़ी योजना, इस योजना के तहत किसानों का ऋण जो है 2 लाख तक का माफ़ किया गया है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लीजिए। आपको बता दें कि झारखंड सरकार ने 1.77 लाख किसानों के 400 करोड़ रुपए लगभग माफ़ किए हैं, जिन्होंने 2 लाख रुपए तक के ऋण झारखंड सरकार से लिए थे। आपको बता दें कि इससे पहले राज्य सरकार ने करीब 4.73 लाख किसानों के 50,000 तक के कृषि ऋण को माफ़ किया था। इसके अलावा इस योजना के बारे में भी जान लीजिए। कृषि ऋण माफ़ी योजना क्या है और किसे इसका लाभ मिलता है? आपको बता दें कि जो इसका उद्देश्य है वो जो किसान है उसे ऋण बोझ से मुक्ति दिलाना इसका मकसद है। इसकी शुरुआत यानी इस योजना की शुरुआत 1 फरवरी 2021 को की गई थी, और इसके जो लाभार्थी हैं उसके लिए ये तो आवश्यक है कि वो स्थायी निवासी हो झारखंड का। इसके अलावा जिन छोटे और सीमांत किसानों ने किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी का उपयोग करके ऋण लिया है, उन्हें ऋण माफ़ी दी जाएगी। इसके अलावा किसान जो है वैसे होने चाहिए जो अपनी भूमि पर स्वयं कृषि करता हो, या ऐसे किसान हो जो पट्टे पर ली गई भूमि पर कृषि करता हो, वैसे लोगों का ही यह ऋण माफ़ किया जाएगा। इसके अलावा जो आयु है वो 18 वर्ष होनी चाहिए कृषकों की। इसके अलावा एक परिवार से केवल एक ही व्यक्ति इसके लिए पात्र होंगे। इसके अलावा आपको बता दें जो केसीसी योजना शुरू की गई थी, इसी उद्देश्य से शुरू की गई थी ताकि ऋण सहायता उपलब्ध कराया जा सके किसानों का, और 1988 में ये केसीसी योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत ही अगर कोई ऋण ले रहा है तो उसे इस योजना के तहत ऋण माफ़ किया जा रहा है। चलिए अब कुछ नए प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं, जो झारखंड करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं, हाल के दिनों में घटित हुए हैं और जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी है। और इसके तहत जो पहला प्रश्न है वह 3 जनवरी 2025 को निम्नलिखित में से किसका 34वां शहादत दिवस मनाया गया? अल्बर्ट एक्का, जयपाल सिंह मुंडा, प्रोफेसर रीता वर्मा या रणधीर प्रसाद वर्मा? इसका सही उत्तर है दोस्तों रणधीर प्रसाद वर्मा, जो कि धनबाद के एसपी थे। आतंकवादी के साथ मुठभेड़ में, ये खालिस्तानियों के साथ मुठभेड़ में मारे गए थे जब बैंक में डकैती से लड़ने के लिए वहाँ पहुँचे थे। आइए इसके बारे में भी आपको बताते हैं। आपको बता दें कि रणधीर प्रसाद वर्मा, जो कि धनबाद के एसपी थे, उनका 34वां शहादत दिवस 3 जनवरी 2025 को मनाया गया। रणधीर प्रसाद वर्मा के बारे में दोस्तों जानना ज़्यादा ज़रूरी है, ये इससे ज़्यादा कि वो 34 में उनका शहादत दिवस मनाया जा रहा है, क्योंकि रणधीर प्रसाद वर्मा ऐसे व्यक्ति थे जो एसपी थे झारखंड में धनबाद के, और अशोक चक्र से उन्हें सम्मानित किया गया था, और ऐसा अशोक चक्र पाने वाले वे पहले व्यक्ति थे जो असैनिक थे। खैर इसके बारे में और डिस्कस करेंगे हम लोग। चलिए शुरुआत से हम लोग देख लेते हैं कि रणधीर प्रसाद वर्मा कौन थे। आपको बता दें कि इनका जन्म बिहार के सुपौल जिले के जगतपुर गांव में हुआ था 1952 में।
1974 बैच के वे इंडियन पुलिस सर्विस के अधिकारी थे और वे धनबाद के 41वें पुलिस अधीक्षक थे, एसपी थे। 6/8/1989 से 3/1/1991 तक वो धनबाद के एसपी रहे और 3/1/1991 का वो दिन था जब आतंकवादियों से, खालिस्तानी आतंकवादियों से जूझते हुए वे शहीद हो गए थे। आपको बता दें कि 3 जनवरी 1991 का वह दिन जब धनबाद के हीरापुर स्थित बैंक ऑफ इंडिया को लूटने के लिए कुछ बाहरी खालिस्तानी आतंकवादी पहुंचे थे, जिसका इंफॉर्मेशन मिलने के बाद एसपी रणधीर प्रसाद वर्मा वहां पहुंच गए थे और दो हाथ उन्होंने किया। इसके बाद वो शहीद हो गए थे। उन्होंने एक आतंकवादी को मारा भी था। इसके अलावा पुलिस आने के बाद सारा कंट्रोल करने में सफल रहा था। आपको बता दें कि इसी के लिए अशोक चक्र से 26 जनवरी 1991 को रणधीर वर्मा को सम्मानित किया गया था और रणधीर वर्मा को अदम्य साहस और वीरता के लिए यह पुरस्कार दिया गया था, जो कि अशोक चक्र है, जो कि अशोक चक्र सर्वोच्च पदक है, असैनिक काल में दिया जाता है सैनिकों को, परंतु ये पहले असैनिक अधिकारी हैं जिन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। आपको बता दें कि रणधीर वर्मा के याद में सम्मान में 2004 में एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया था भारत सरकार के द्वारा। तो 5 रुपये का यह सिक्का था। इसके अलावा इनकी पत्नी के बारे में भी जान लीजिए कि इनकी पत्नी बाद में चुनाव लड़ी थी। 1991 में जो उपचुनाव हुआ था उसमें वो चुनाव जीत गई थी और धनबाद से वो 4 बार सांसद रही है। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वो केंद्रीय मंत्री भी रही थी, प्रोफेसर रीता वर्मा, जो रणधीर वर्मा की पत्नी थी। आपको बता दें कि धनबाद का जो गोल्फ ग्राउंड है, फेमस गोल्फ ग्राउंड, उसका नाम अब रणधीर वर्मा स्टेडियम के नाम से कर दिया गया है, जो कि धनबाद शहर का सबसे बड़ा ये वर्तमान में स्टेडियम है। ये था दोस्तों रणधीर प्रसाद वर्मा के बारे में। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, हेमंत सोरेन ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट सुझाव हेतु कौन सा पोर्टल और मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया है? ऑप्शन है दोस्तों हमार अपन बजट, दूसरा ऑप्शन है हमीन कर बजट, इसे करेक्ट कर लीजिएगा, एच कर लीजिएगा, हमीन कर बजट, तीसरा है अबुआ बजट, चौथा है हमनीक बजट। दोस्तों आपको बता दें कि जो 2025-26 बजट के लिए सुझाव मांगा गया है, उसके लिए जो नया ऐप या कह सकते हैं पोर्टल जारी किया गया है उसका नाम है अबुआ बजट, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन ने बजट सुझाव के लिए एक नया ऐप या कह सकते हैं कि पोर्टल जारी किया है जिसका नाम अबुआ बजट पोर्टल है और ये मोबाइल ऐप भी है जिसे डाउनलोड किया जा सकता है और सुझाव दिया जा सकता है। इसका लोकार्पण हेमंत सोरेन के द्वारा 5 जनवरी 2025 को किया गया। आपको बता दें वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट की तैयारी झारखंड सरकार के द्वारा शुरू की गई है और इसी उद्देश्य से ये ऐप को या पोर्टल को जारी किया गया है। आपको बता दें कि बजट निर्माण को लेकर आम जनता से सुझाव या राय मांगे गए हैं, जिसे आप या कोई भी व्यक्ति इस ऐप के माध्यम से झारखंड सरकार को सुझाव दे सकता है और जो भी बेहतर सुझाव होगा झारखंड सरकार उसे एनालाइज करेगी और आने वाले बजट में उसे शामिल करेगी और ऐसे 3 व्यक्तियों को सम्मानित भी करेगी झारखंड सरकार, जिनके सर्वश्रेष्ठ सुझाव होंगे और झारखंड सरकार उसे शामिल करती है बजट में। तो आपको बता दें कि सुझाव देने की जो अंतिम तिथि है 17 जनवरी 2025 है। अगर आपके पास भी कोई सुझाव है तो आप इस पोर्टल के माध्यम से झारखंड सरकार को उपलब्ध करा सकते हैं, जिस पे एनालाइज करेगी झारखंड सरकार और उसके बाद वो शामिल कर सकती है बजट में और आप इसके योग्य हो सकते हैं कि आप सम्मान पा सके झारखंड सरकार के द्वारा इस सुझाव के लिए। वैसे आपको बता दें पिछले 2-3 वर्षों से लगातार पोर्टल जारी किया जा रहा है। आम लोगों से राय और विचार करके विचार आमंत्रित किया गया है ताकि आम लोग सुझाव दे सके झारखंड सरकार को। 2022-23 के में भी एक बजट के लिए जो पोर्टल जारी किया गया था वो था हमार अपन बजट। 2023-24 के लिए जो बजट
ऐप जारी किया गया था वह हमीन कर बजट पोर्टल था और हमनीक बजट था 24-25 के लिए ये पोर्टल था। जबकि वर्तमान में जो नया पोर्टल 26 के लिए जारी किया गया है, जिससे सुझाव मांगा गया है बजट में, वो है अबुआ बजट, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। हॉकी इंडिया लीग 2024-25 के लिए किस वेब पोर्टल और ऐप पर निःशुल्क मैच टिकट उपलब्ध है? ऑप्शन है दोस्तों हॉकी जीनी हॉकी, टिकट जीनी या हॉकी इंडिया लिमिटेड 242425 यानी HIL 24-25। आपको बता दें कि जो हॉकी इंडिया लीग का आयोजन किया जा रहा है उड़ीसा और झारखंड में, यानी राउरकेला और रांची में, उसके लिए एक वेब पोर्टल और ऐप जारी किया गया है, जिसके माध्यम से आप निःशुल्क टिकट लेकर मैच को देख सकते हैं। और ये जो ऐप या वेब पोर्टल है उसका नाम है टिकट जीनी, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। इसके माध्यम से निःशुल्क टिकट आप ले सकते हैं, मैच का आनंद भी ले सकते हैं इस हॉकी इंडिया लीग में। आइए इसके बारे में भी आपको डिटेल में बताते हैं। आपको बता दें कि हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आयोजन रांची में और राउरकेला उड़ीसा में किया जा रहा है। और रांची और राउरकेला में जो भी मैच खेले जाएंगे उसका निःशुल्क टिकट भी उपलब्ध कराया जा रहा है टिकट जीनी ऐप के माध्यम से या पोर्टल के माध्यम से। इस माध्यम से आप टिकट इशू करा सकते हैं और मैच का आनंद ले सकते हैं। आपको बता दें कि रांची में हॉकी इंडिया वीमेंस लीग का आयोजन किया जा रहा है और हॉकी इंडिया लीग का यह पहला एडिशन है जब आयोजित किया जा रहा है और यह रांची में आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन 12 जनवरी 2025 को किया जाना है। और कल्पना सोरेन मोस्ट प्रोबेबली इसका उद्घाटन करेंगी। और आपको बता दें जो इसका आयोजन किया जा रहा है रांची में वो मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। सारा मैच भी यहीं खेला जाएगा। 12 जनवरी का उद्घाटन है और 26 जनवरी तक यह मैच यहाँ पर आयोजित किया जाएगा जो महिला हॉकी लीग है। इसके अलावा यहाँ पे कुल 4 टीमें हिस्सा ले रही है और जो ये 4 टीम है महिला हॉकी वीमेंस लीग में, यह है दिल्ली SG पाइपर्स, उड़ीसा वॉरियर्स, बंगाल टाइगर और सुरमा हॉकी क्लब। इसके अलावा आपको बता दें कि 6 महिला हॉकी खिलाड़ी है जो शामिल की गई है, जो झारखंड की है। वो अलग अलग टीम में जो शामिल है उस टीमों के बारे में जान लीजिए। सुरमा हॉकी क्लब में 2 खिलाड़ी जो हैं हॉकी की शामिल की गई है, सलीमा टेटे और निक्की प्रधान। दिल्ली SG पाइपर्स में संगीता कुमारी और दीपिका सोरेन। आपको बता दें कि संगीता कुमारी सबसे महंगी खिलाड़ी के तौर पर HIL में शामिल की गई है। 22 लाख रुपए में संगीता कुमारी को दिल्ली SG पाइपर्स ने अपने टीम में शामिल किया है। इसके अलावा बंगाल टाइगर की बात करें तो इस टीम में ब्यूटी डुंगडुंग और विनिमा धान को शामिल किया गया है। इसके अलावा और भी थोड़ा डिटेल में जान लीजिए इस हॉकी इंडिया लीग के बारे में। आपको बता दें कि पुरुष का हॉकी इंडिया लीग भी खेला जा रहा है, जिसकी शुरुआत हो गई है। और ये हॉकी इंडिया लीग जो पुरुषों का है ये इसका 6ठा एडिशन है। 2013 में शुरू हुआ था हॉकी इंडिया लीग पुरुष का आयोजन। बीच में 17 के बाद इसे बंद कर दिया गया था। 7 वर्षों के बाद फिर से शुरू किया गया है। आपको बता दें कि हॉकी इंडिया लीग का जो 6ठा संस्करण है पुरुषों का, इसके 4 मैच रांची में भी आयोजित किए जाएंगे। वैसे सारे मैच राउरकेला में आयोजित किए जा रहे हैं। 4 मैच झारखंड में भी आयोजित किए जाएंगे। 18 जनवरी 2025 को 2 मैच खेला जाएगा पुरुषों का HIL झारखंड में। 22 जनवरी 2025 और 24 जनवरी 2025 को एक मैच खेले जाएंगे। इस तरह 4 मैच झारखंड में खेले जाएंगे। इसके अलावा HIL का जो 6th एडिशन है इसमें इसकी जो शुरुआत है 28 दिसंबर 2024 को हो गई है और 1 फरवरी 2025 तक इसका आयोजन किया जाएगा बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम राउरकेला में। और 4 मैच तो झारखंड में जैसा कि मैंने बताया आयोजित किया जाएगा। और इसकी शुरुआत जो हुई थी हॉकी इंडिया लीग की वो 2013 में हुई थी और 2017 के बाद इसे बंद कर दिया गया था। यानी 5 एडिशन 2013 से 17 के बीच संपन्न हो गया था। उसके बाद 6ठा फिर से शुरू किया गया है 7 वर्षों के बाद। और जैसा कि मैंने पहले बताया जो वीमेंस हॉकी इंडिया लीग है उसका पहला एडिशन है। पहली बार वीमेंस का
हॉकी इंडिया लीग आयोजित किया गया है। अभी टीमों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 2024-25 में जो पुरुष और महिला टीम है उसके बारे में जान लीजिए कि कौन कौन टीम है। महिला हॉकी टीम की अगर बात करें तो सुरमा हॉकी क्लब है, दिल्ली एसजी पाइपर्स है, ओडिशा वॉरियर्स है और सांची राणा बंगाल टाइगर्स है। और पुरुषों की अगर एचआईएल टीम की बात करें तो उसमें सुरमा हॉकी क्लब है, टीम गोनासिका है, सांची राणा बंगाल टाइगर्स है, तमिलनाडु ड्रैगन्स है, हैदराबाद तूफान्स है, यूपी रुद्र है, दिल्ली एसजी पाइपर्स है और कलिंगा लांसर्स है। ये सारी टीम है जो एचआईएल में शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न है 2025 में खरसावां गोलीकांड के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? 72, 75, 77 या 100? आपको बता दें कि 2025 में 77 वर्ष पूरे हो गए हैं खरसावां गोलीकांड का और 1 जनवरी 1948 की ये घटना है। आपको बता दें कि 77 वर्ष हो गए हैं 1 जनवरी 2025 को खरसावां हत्याकांड के, और यह घटना 1 जनवरी 1948 को है, जब भारत आज़ाद हुआ था। कुछ महीने के बाद या 4 या 5 महीने के अंदर ये घटना घटी थी। आपको बता दें कि गोलीकांड का जो मुख्य कारण था, खरसावां को उड़ीसा में शामिल किया जाना था, इसका निर्णय हो गया था और 1 तारीख को ही ऑफिशियली खरसावां को शामिल किया जाना था उड़ीसा में, जिसके विरोध में लोग इकट्ठा हुए थे खरसावां हाट मैदान में, जहां पे गोली चली थी आदिवासियों पर मशीन गन के द्वारा। आपको बता दें कि 1 जनवरी 1948 को आदिवासी महासभा के बैनर तले खरसावां के हाट मैदान में बड़ी संख्या में लोग जुटे थे और वहां पे जयपाल सिंह मुंडा को भी पहुंचना था, परंतु किसी कारणवश वो नहीं पहुंचे थे और उड़ीसा पुलिस और आदिवासियों के बीच कुछ कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद ये बड़ी घटना घटी थी। आपको बता दें ये लोग जब सरकार के प्रतिनिधि को ज्ञापन देकर लौट रहे थे, उड़ीसा पुलिस ने इन पर फायरिंग शुरू कर दी थी मशीन गनों से। हजारों लोग इसमें मारे गए थे। आपको बता दें कि फायरिंग से लगभग 1000 लोग मारे गए थे और गैर आधिकारिक दावों की बात करें तो लगभग 30,000 बताया गया है। लेकिन कोई भी दोस्तों ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, क्योंकि ऑफिशियली कुछ भी नहीं पता है कि कितने लोग एक्चुअली मरे थे। वैसे जालियांवाला बाग जैसा ही कांड था, जिसमें एक कुआं में कहा जाता है कि लाश को फेंक के ऊपर से मिट्टी डाल दिया गया था। खैर जो भी है, अब इस बारे में बात कर लेते हैं। ये खरसावां शहीद स्थल के रूप में अब प्रति वर्ष लोग यहाँ पे उपस्थित होते हैं और श्रद्धांजलि देते हैं उन लोगों को जो खरसावां में शहीद हुए थे। और ये जालियांवाला बाग कांड के रूप में जाना जाता है। और जो राम मनोहर लोहिया थे, समाजवादी नेता, उसने कहा था कि आज़ाद भारत का यह पहला जालियांवाला बाग कांड है और दूसरा जालियांवाला बाग कांड भी इसे कह सकते हैं, परंतु आज़ाद भारत के पहला जालियांवाला बाग कांड के रूप में इसे बोला गया था, बताया गया था राम मनोहर लोहिया के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यह प्रश्न है न्यायाधीश MS रामचंद्र राव, जो कि मुख्य न्यायाधीश हैं झारखंड हाई कोर्ट के, उनके द्वारा एक पुस्तक विमोचित किया गया है, न्याय पथ के पथिक। इसके लेखक कौन है? प्रश्न दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव द्वारा विमोचित पुस्तक न्याय पथ के पथिक के लेखक कौन है? ऑप्शन है न्यायाधीश SN पाठक, डॉक्टर SN पाठक, महाधिवक्ता राजीव रंजन, मुख्य सचिव अलका तिवारी या पूर्व मुख्य न्यायाधीश विद्युत रंजन सारंगी। आपको बता दें जो न्याय पथ के पथिक है, यह पुस्तक जो विमोचित किया गया है MS रामचंद्र राव के द्वारा, यह न्यायाधीश डॉक्टर SN पाठक के द्वारा लिखा गया है, यही इसके लेखक है। इस पुस्तक के बारे में बता दें आपको कि पुस्तक का जो नाम है न्याय पथ के पथिक। इसका जो विमोचन किया गया ये 3 जनवरी को किया गया मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव के द्वारा, और एक दिन बाद यानी 4 जनवरी 2025 को SN पाठक के द्वारा यह पुस्तक राज्यपाल के यहाँ जाकर भेंट भी किया गया राज्यपाल को। पुस्तक न्याय पथ के पथिक के लेखक जो हैं झारखंड उच्च न्यायालय के वर्तमान में न्यायाधीश हैं, और ये जो पुस्तक है ये डॉक्टर SN पाठक की न्यायिक जीवन पर आधारित है, जुडिशल लाइफ पर आधारित है, यानी उन्होंने अपने अनुभव को इसमें साझा किया है और न्यायिक प्रणाली को समझने में ये पुस्तक काफ़ी सहायक है। यानी जो नई पीढ़ी के जो लोग हैं जो कानून को समझना चाहते हैं
जो वकालत करना चाहते हैं उनके लिए ये काफ़ी सहायक है कि वो समझ सके कि जुडिशल सिस्टम किस तरह से काम करता है देश में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब बारी आ गई है वन लाइनर्स के फॉर्म में कुछ प्रश्नों को रिवाइज करने की और रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन के तौर पर जो पहला प्रश्न है, ये झारखंड की नई मुख्य सचिव के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है। दोस्तों बता दें कि अलका तिवारी की नियुक्ति की गई है। इससे पहले अलख्यांगते मुख्य सचिव हुआ करते थे। किस संगठन ने न्यायाधिकरण के गठन का निर्णय लिया है। ये CCL के द्वारा लिया, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के द्वारा लिया गया है कि एक ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा ताकि जो मामले पेंडिंग है उसे जल्दी सुलझाया जा सके। डॉक्टर पवन कुमार पोद्दार को किस विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया है। आपको बता दें कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का कुलपति बनाया गया है पवन कुमार पोद्दार को। हेमंत कैबिनेट की 14 अक्टूबर 2024 को बैठक में किस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। दोस्तों आपको बता दें कि ये प्रश्न का उत्तर केवल समझ लीजिए, प्रश्न से आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि इसका जो ऑप्शन था उसमें 4 ऑप्शन थे, लेकिन प्रश्न का उत्तर यह है कि मैया सम्मान योजना की मंजूरी दी गई थी 4 अक्टूबर 2024 को कैबिनेट के बैठक में, जिसके तहत यह निर्णय लिया गया था कि जो लाभार्थी होंगे मैया सम्मान योजना के तहत उन्हें प्रतिमाह 2,500 रुपये दिया जाएगा। यानी पहले 1,000 दिया जाता था, अब 2,500 रुपया दिया जाएगा, यानी वार्षिक 30,000 रुपये। संविधान प्रदत्त आदिवासी अधिकार खतरे में नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। ये दयामनी बारला है जो कि आंदोलनकारी हैं, इनके द्वारा लिखित पुस्तक है संविधान प्रदत्त आदिवासी अधिकार खतरे में। नेक्स्ट प्रश्न है, महिला हॉकी इंडिया लीग के लिए झारखंड की कौन सी हॉकी खिलाड़ी पर सबसे ज़्यादा बोली लगाकर दिल्ली SG पाइपर्स ने अपनी टीम में शामिल किया है। दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले भी जब HIL की बात कर रहे थे तो इसको हम लोगों ने डिस्कस किया है। आपको बता दें कि दिल्ली SG पाइपर्स जो है संगीता कुमारी को 22 लाख रुपए में ऑक्शन में खरीदा है, यानी अपने टीम में शामिल किया है संगीता कुमारी को 22 लाख रुपए में। मैया सम्मान योजना की राशि को बढ़ाकर प्रतिवर्ष कितने रुपए किए जाने की मंजूरी झारखंड कैबिनेट के द्वारा दी गई है। दोस्तों ये 30,000 रुपये वार्षिक है, यानी 2,500 रुपये महीना। नेक्स्ट प्रश्न है, टाटा ग्रुप के 2 सबसे महत्वपूर्ण चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन सर रतन टाटा ट्रस्ट और सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। ये दोस्तों नोएल टाटा को नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि रतन टाटा की मृत्यु हो गई है, उसके बाद नोएल टाटा को इन दोनों चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का प्रमुख नियुक्त किया गया है। ESIC मेडिकल कॉलेज झारखंड में किस शहर में खोले जाने की घोषणा की गई है। यह ESIC को मेडिकल कॉलेज झारखंड में रांची में खोला जाना है। झारखंड के किस जिले के साउथ कर्णपुरा कोनफील्ड में हाइड्रोकार्बन भंडार मिलने के संकेत भूवैज्ञानिक अध्ययन में से पता चला है। आपको बता दें कि रामगढ़ जिले में ये साउथ कर्णपुरा कोनफील्ड में हाइड्रोकार्बन के भंडार मिलने के संकेत वैज्ञानिकों को मिले हैं। चलिए दोस्तों अब बारी आ गई है आज के अभ्यास प्रश्न की, और आज के अभ्यास प्रश्न आपके लिए है जिसका जवाब उम्मीद करता हूँ आप कमेंट में करेंगे। और प्रश्न है, गेल द्वारा गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा रांची के किस स्थान पर कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। ओरमाझी, नामकुम, कांके या झीरी। इसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में इसे हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो ये था दोस्तों आज का सेशन, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए झारखंड अपडेट। धन्यवाद दोस्तों।